कंपैरिजन जरूर कर लेना। चेक करो कहाँ से स्टार्ट करें, पहले पेज नंबर कोई एनसीईआरटी में समझना तो। कुछ भी एनसीईआरटी में है बेटा समझने वाला? बताओ भी, कोई है तो। नहीं है? Excuse me, sir. यस। Page number 197. हाँ बेटा बोलो। 7.25 question. क्या है क्वेश्चन, बोलना एक और आपके पास क्या है? Why is Ka2 equals to Ka1 for H2SO4 in water? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों आयनाइज हो जाते हैं। इसका H2SO4 ऑलमोस्ट इक्वल लिखना चाहिए, इसे वैसे बेटर है। K1 और HSO4 भी, क्योंकि आगे स्ट्रॉन्ग एसिड मान के चलो है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, तभी तो हम कहते हैं कि H2SO4 सारे का सारा डिसोसिएट हो गया और ये बन गया। तभी हम आज पीएच के क्वेश्चन कर रहे थे कि 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, तो HN हम कितने मान लेते थे? 0.2। हम कहेंगे दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं, क्योंकि कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। HSO4 नेगेटिव भी ऑलमोस्ट कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। ऑलमोस्ट लिखना है, ठीक है, अदरवाइज हमें पता है K1 इज ऑलवेज मोर देन K2। लेकिन अब दिया हुआ है क्वेश्चन, तो उसी बेस पे हमने एक्सप्लेन करते हैं। Okay, sir. और देखो भाई, नेक्स्ट लिख लो बेटा, पेज नंबर बोल दो। और कोई क्वेश्चन डाउट है अभी? डोमेन स्टार्ट कर ले फिर। डोमेन में देखो, डोमेन में चेक करो किसी में कोई डाउट है तो। ये बुकलेट के पीछे है ना, उसी पीडीएफ में है। हाँ, इसमें हमने LS1 LS2 कर लिया था, हेलोजन रह गया था आई थिंक। तो हेलोजन में पहला क्वेश्चन है डोमेन में, बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ क्लोरीन एंड कंसंट्रेटेड NaOH। इस एक्सरसाइज में देखो कोई भी डाउट है तो। क्लोरीन के हमने दोनों पढ़े हैं, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डोमेन में बताओ भी। इसमें की क्वेश्चन है, ये बताओ क्या बनेगा U + ClF3। UF6 + 3Cl UF6 + ClF।
ये UF6 कहाँ काम आता है? यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन में काम आता है। और कोई देखो, कोई नहीं है डोमेन में? आगे देखो, हेलोजन फैमिली में मल्टीपल में बुकलेट के पीछे ही दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें देख लो कोई डाउट है? 68 70 तक कोई? $68 का आंसर है CCl4। रीजन, कार्बन पे कोई d ऑर्बिटल है नहीं वेकेंट और ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नो वेकेंट d ऑर्बिटल। p पहले से उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो इट कांट एक्सेप्ट लोन पेयर, है ना, एक्सेप्ट नहीं कर सकता लोन पेयर, तो फिर लुईस एसिड नहीं है। सर BF क्या बेटा? दोबारा से बोलो, क्या कह रही हो? सर BF3 में भी नहीं होते। अरे BF3 तो बेस्ट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हाँ, ये तो इनमें तो P खाली पड़ा है, अभी तक P नहीं पूरा हुआ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट है BF3 वाले तो लुईस एसिड्स में। आगे देखो, कोई 75 तक और कोई 80 तक? 77 77। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट हमने पढ़ा था, क्लोराइड आयन की, उसके लिए टेस्ट करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। किसी को याद था क्या है ये? ड्रंकर ड्राइवर टेस्ट। नहीं नहीं नहीं, क्रोमाइल क्लोराइड, कोई क्लोराइड आयन हो, इसमें अगर डाइक्रोमेट की रिएक्शन हम करते थे तो क्रोमाइल क्लोराइड बनता था CrO2Cl2, जिसके रेडिश ब्राउन वेपर्स बनते हैं, और ये क्लोराइड आयन के लिए आता है। क्लोराइड आयन में भी सॉल्युबल हों जो, जैसे हमने डी ब्लॉक में पढ़ना DNF में, वहां ये भी लिखा था कि NaCl तो देगा, AgCl नहीं देगा, क्योंकि AgCl में एसिड बनते हैं और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमें काफी ज्यादा चाहिए, फिर आएगा, तो C होगा बेटा ये। ठीक है, DNF में कॉपी पे चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा ये तो बस इतना ही है, लिखवा ही दिया मैंने कि जब डाइक्रोमेट को इससे रिएक्शन करवाते हो आप इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो CrO2Cl2 बनता है, जिसके रेडिश वेपर्स निकलते हैं, और ये कंफर्म करता है कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। हाँ, लेकिन कुछ क्लोराइड का नहीं आता था, जैसे 2 आपको लिखवाए थे, जिनका प्रेसिड बनता है उनका नहीं आता, तो इसमें क्वेश्चन वहां पे ये भी आता था कि कौन सा ये टेस्ट नहीं देगा। आगे बताओ 84 तक। नाइन्टी 88 ये फिर से वही है, सोडियम क्रोमेट बनता है अगर हम इसे NaOH से कर दें। कल भी किया था येलो क्रोम, आपको हिंट दिया था मैंने, येलो क्रोम क्या होता है इनमें से कोई येलो क्रोम? तो इसका कलर येलो होता है,
पीएच वाला याद है कि डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर होता है, ये ऑरेंज है और ये येलो है। पीएच का क्वेश्चन आता था D&F में, तो ये येलो क्रोम बनता है, बी आंसर आएगा। आगे 92 94 92 इज, अगर कोई 92 आपको लर्न करना पड़ेगा, अगर कूल कर दें तो क्लोरीन कैसे प्रेसिड होता है, तो 8 वाटर लगते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे तो आपको बताया था धीरे धीरे पहले डिसॉल्व होगा, आपका पानी जो है ग्रीनिश येलो कलर का हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो डीकम्पोज रिएक्शन होने लग जाती है क्लोरीन की, तो कलर भी रिमूव होने लग जाते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन कैसे थी वाटर से, एक HCl बनता है, एक HClO बनता है, और ये आगे ब्लीचिंग का काम करता है। चेक कर लो 92 का आंसर। नेक्स्ट है 94, क्लोरीन KI का सोल्यूशन है, मिक्सचर शेकन, CCl4 डाल दिया, CCl4 इससे हैवी है भी, तो CCl4 की लेयर ऊपर रहेगी, ये CCl4 है मान के चलो, ये पानी है, KI आयनिक होने की वजह से पानी में डिसॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें क्लोरीन गैस ऐड कर दें तो KI प्लस क्लोरीन क्या रिएक्शन होएगी, KCl प्लस आयोडीन, KCl ऐसे रिएक्शन पड़ी थी ना कि एक दूसरे से ज्यादा रिएक्टिव हैं। फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल, क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन एंड आयोडीन, ब्रोमीन कैन डिस्प्लेस आयोडीन, आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं करता क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल का रीजन था। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्लोरीन की रिडक्शन हो सकती है, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये रिडक्शन हो रही है। इट मीन जैसे ही मैंने इसमें से क्लोरीन पास की, आयोडीन बन गया, आयोडीन बन गया, तो आयोडीन ज्यादा किसमें डिसॉल्व होगा, पानी में या CCl4 में, CCl4 CCl4 फिर आयोडीन ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर वाली नहीं, CCl4 इज हैवियर, गलत दिखा दिया मैंने, चलो यहाँ कर देता हूँ, CCl4 की लेयर नीचे बनेगी भी, ठीक है। लेयर्स में CCl4 की डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, वाटर की ऊपर बनेगी। तो अब बताओ फिर क्या होगा, वायलेट कलर किस लेयर में दिखेगा आपको, नीचे दिखेगा बॉटम पे या ऊपर दिखेगा, लो नीचे नीचे दिखेगा ना, तो ऐसे आएगा, तो यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा वायलेट कलर। देखो कहीं ऐसे लिखा है बॉटम पे वायलेट कलर दिखेगा, बी आंसर आएगा। आगे चेक कर लो, 94 हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, रिएक्शन भी हो गई और ये भी है कि कौन सी लेयर बनेगी। नेक्स्ट सेम ही 95 है ना, कि ज्यादा किस में डिसॉल्व होता है, बेंजीन में, और कोई 100 तक, नोबल गैस से स्टार्ट करो। 104 108 104 108 104 एस क्लेथेट्स होते हैं
क्लैथरेट्स हम कहते हैं केस कंपाउंड्स हैं, केस कंपाउंड्स हैं जिनमें कैविटीज बन जाती हैं और उन कैविटीज में कोई मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल्स are trapped in cavities formed within crystal. जैसे पानी का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा केस लाइक है, तो उसमें कैविटीज बनती थी। उन कैविटीज में नोबल गैस इंट्रैप हो सकती है, तो जैसी नोबल गैस को पानी में डिसॉल्व करके जल्दी से फ्रीज कर देते हैं हम, तो नोबल गैसेस उनके अंदर इंट्रैप हो जाएंगी। वाटर जो है वो होस्ट का काम करेगा, आइस जो है वो होस्ट का काम करेगा, और जो नोबल गैस है वो गेस्ट का काम करता है, गेस्ट होस्ट रिलेशन कहते हैं हम इसे। और ये जो ऐसे कंपाउंड है इन्हें केस कंपाउंड या क्लैथरेट्स नाम देते हैं। इनमें सिर्फ वॉइड के साइज की वजह से एटम फंसा होगा या मॉलिक्यूल फंसा होगा, जिसकी वजह से कोई बॉन्ड नहीं बनता। सिर्फ वीक कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? वैन डर वाल फोर्सेस आर देयर, अदरवाइज साइज कंपैटिबिलिटी की वजह से होगा। वॉइड का साइज छोटा है या बड़ा है उसी के हिसाब से ही गैसेस फंसेंगी, क्लैथरेट्स बनेंगे। और ये क्लैथरेट्स हम यूज करते हैं नोबल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नोबल गैसेस इसके जरिए हम कर सकते हैं। इनमें ट्रैप करके कूलिंग करके कंटेनर की अच्छी तरह, इसे हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें से गैस रिलीज करना भी बहुत इजी है। हीट कर दो, आइस मेल्ट हो जाएगी, आइस मेल्ट हो जाएगी तो गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ठीक है। एक और सब्सटेंस है जो केस लाइक स्ट्रक्चर बनाने में यूज होता है, दैट इज क्विनोल। क्विनोल में ऑर्थोक्विनोल भी हो सकता है, ऑर्थो जिसमें दोनों OH ऐसे साथ साथ होते हैं, तो ये H बॉन्ड की वजह से ऐसे क्लैथरेट्स बना सकते हैं, वॉइड्स बना लेते हैं। ये जो कैविटी बन गई, इस कैविटी में कोई नोबल गैस इंट्रैप हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन आर्गन, जीनोन, नियोन, है ना। जनरली हीलियम इंट्रैप करना थोड़ा मुश्किल है, बाकियों के साइज बड़े हैं तो इंट्रैप हो जाती हैं। और इसे जैसे ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इंट्रैप हो गया, ठंडा करके करना पड़ेगा आपको। जैसे ही कभी बाहर निकालना है तो, क्योंकि बॉन्ड तो कोई बना नहीं, बस आपको नॉर्मल हीटिंग करनी है। हीट करने से जो गैस है इंट्रैप हुई वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, मींस रिएक्शन नहीं होती कोई, आपका सेफ पड़ा है कंपाउंड अंदर कैविटी में। ऐसे कंपाउंड को हम क्लैथरेट्स कहते हैं। तो एक्चुअली पहले डाउट था कि नोबल गैस रिएक्ट कर रही है इनसे ठंडा करके, क्योंकि नोबल गैस गायब हो रही थी। बाद में पता चला कि नहीं, रिएक्ट नहीं कर रही, ये तो अंदर कैविटी में इंट्रैप हो रही है, जिसकी वजह से इन्हें अलग से नाम दिया क्लैथरेट्स। ठीक है। तो इनमें फिर वंडरवॉल में आगे, क्योंकि नोबल गैस में तो H बॉन्ड बन नहीं सकता, तो फिर चारों ऑप्शन में से कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है आपको? कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा, H बॉन्ड नहीं बन सकता, कोऑर्डिनेट नहीं बन सकता, तो फिर कौन सा लगेगा? डायपोल D इंड्यूस। लगेगा, डायपोल इंड्यूस। ठीक है। आगे चले, तो इसे लिख लेना, कॉपी पे भी नोट कर लेना, आज मैंने बताना भी था वैसे क्लैथरेट्स। ठीक है। और 106 था बेटा, आगे कौन सा बोला था चेक करना। 108. 108 ये कल पढ़ा था हमने, पार्शियल हाइड्रोलिसिस।
सर XCF6 की पढ़ी थी। XCF6 करो, हाँ XCF6 ही लिखो इसे। इसका आंसर भी मेरे ख्याल सी दिया हुआ है। सर B दिया हुआ है। XCF4 की तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस पढ़ा नहीं हमने। XCF6 की करके देखना। ये तो फिर इसकी भी वैसे वाटर से ही करके देख लो अगर कुछ बनता है तो। XCF4 की सिर्फ हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं। ये रिएक्शन दी तो हुई है, एनसीईआरटी में नहीं दी। HF ऐसे लिखा हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ XCF4। ये रिएक्शन नोट कर लो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब आंसर देखो, ये बनेगा, ठीक है। आगे देखो, एक्सक्यूज मी 108। सर। हाँ बेटा, सर हाइड्रोलिसिस से XCO3 नहीं बनाया था? वो XCF6 था ना। नहीं सर, XCF4 की हाइड्रोलिसिस। वो तो डिस्प्रपोर्शनेशन हुई थी ना। यस सर। हाँ, ये पार्शियल वर्ड लग गया, आगे नोट कर लो ना, पार्शियल बोला है उसने, ठीक है। अगर XCF4 की हाइड्रोलिसिस बोलता है नॉर्मल, तो हम करते हैं XC बनता है एंड XCO3 बनता है प्लस HF बनता है। ये था, ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, इसमें मैंने कोई भी F नहीं छोड़ा, देखो ध्यान से, सारे F निकाल दिए, तो दिस इज कंप्लीट। तो वैसे तो एनसीईआरटी में तो हमें एक ही रिएक्शन दी है ना। हाँ, आगे डिटेल अगर पढ़े इसकी तो लिखा हुआ है ये भी कि XCF4 की पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये बनता है। ये तुम्हें टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगा। तुम छोड़ भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, अगर करना चाहते हो क्वेश्चन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो मेरे ख्याल में कोई नुकसान नहीं है। जैसे क्रैथरेड भी इम्पोर्टेंट है लेकिन लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी में, तो इसका क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट देखो, हंड्रेड 14 तक कोई प्रीवियसली आस्क क्वेश्चन में से देखो, एक्सरसाइज 2 में फर्स्ट 5 में से कोई 10 तक। 6. ए में क्या बनाओगे? NaCl plus NH4 NO2. ए में आप इसे मान के चलो ये है NH4NO2, और इसे हीट करने से क्या बनता था, कोई याद है? पहली रिएक्शन ही थी, 2 water plus N2. तो ये तो N2 + 2 वाटर बन गया। बी में अजाइड है, तो वेरी प्योर के लिए हमने यूज किया था ना, Yes sir. नाइट्रोजन बनेगी और बेरियम। सी नहीं आएगा फिर, क्योंकि डी में भी हमने पढ़ा हुआ है वोल्केनो रिएक्शन है ना ये, तो वोल्केनो रिएक्शन में भी नाइट्रोजन बनती थी, ग्रीन कलर आता था और वाटर बनता था, तो फिर सी रह गया। आंसर इज सी। सी में ओजोन
प्लस NO2 एंड ऑक्सीजन बन सकता है। ठीक है, एक ये मैंने बता दिया नहीं कि NO2 जो है इसे मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोला जाता है। चेक करो इसे मिक्स क्यों कहते हैं एनहाइड्राइड, क्योंकि इससे HNO3 दोनों and एसिड HNO2. बनते हैं। ठीक है, बैलेंस कर लो, चेक करो बैलेंस हो गया या नहीं। 2 नाइट्रोजन, 2 H, ऑक्सीजन 4 और 2, 4 और 1 5, तो 2 और 3 5। ठीक है, बैलेंस्ड है, इसलिए से मिक्स कहते हैं। यहाँ ये भी लिखवाया था कि एक मिक्स्ड ऑक्साइड भी होता है। मिक्स्ड ऑक्साइड किसे कहते थे नाइट्रोजन का? N2. N2O3. NO एंड NO2 फॉर्म N2O3, तो ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। तो वहां मैंने स्पेशली ये बात बताई थी कि एक मिक्स्ड एनहाइड्राइड होगा, एक मिक्स्ड ऑक्साइड होगा। आगे देखो, तो 6 हो गया, तीनों रिएक्शनें पढ़ी हुई हैं हमने। चौथा बस ये है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है ओजोन से। नेक्स्ट 10 तक, फिफ्टीन तक, 20 तक, 17. CO निकलती है मेरे ख्याल में। देखो, पोटाशियम फेरो साइनाइड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर एक्शन करते हैं तो सभी एलिमेंट जितने भी हैं उनके सल्फेट बन जाते हैं। पोटाशियम का सल्फेट, आयरन का सल्फेट, नाइट्रोजन का अमोनियम सल्फेट। सिर्फ कार्बन का कोई सल्फेट नहीं होता, अमोनियम सल्फेट ऐसे बनेगा। कार्बन के लिए CO निकलती है, तो ये CO की प्रेपरेशन भी है। ये +1 में भी हमें आता है P ब्लॉक में। यहाँ CO के बारे में और CO2 के बारे में हम पढ़ते हैं, इसे भी इम्पोर्टेंट बना के नोट कर लो। CO गैस निकलेगी। सर ये वेरी प्योर होगी ना? हाँ, ये हमने CO के वहीं पे लिखी होगी रिएक्शन, अगर लिखी होगी तो +1 में P ब्लॉक। सर लिखी है वहां पे, याद आ गया। आगे देखो 20 तक, 25 तक, 30 तक। सीडो हेलाइड पढ़ लिया हमने। सीडो हेलाइड होते हैं जो दिखने में हेलोजन की तरह हैं, प्रॉपर्टीज सिमिलर टू हेलोजन है बट हेलोजन है नहीं, जैसे साइनाइड है, N3 नेगेटिव है। और याद रखो जनरली नाइट्रोजन होना चाहिए सीडो हेलाइड में, नाइट्रोजन जरूरी है होना, वही सीडो हेलाइड होंगे। SCN है थायोसाइनाइड। तो इनकी रिएक्शनें जैसे तीनों न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं, हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में भी। ये भी तीनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं हेलोजन की तरह। ये भी हेलोजन की तरह गैसियस भी अरेंज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे साइनोजन एग्जिस्ट करता है, दिस इज साइनोजन। इसका भी ट्वाइस बन के एग्जिस्ट कर सकता है गैस। तो ये ऐसे हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि जैसे ये हेलोजन है, लेकिन हेलोजन है नहीं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्यूडो हेलाइड।
आगे देख लो। तो सीधा याद रखोगे हेलोजन नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टीज उनके जैसी हैं, उन्हें हम स्यूडो हैलाइड कहते हैं। कुछ एक एग्जांपल मैंने दे दी। थर्टी तक हो गए हमारे। आगे देखना कौन से क्वेश्चन। 30 से 30 पहले कोई 33 एक 29 हो गया था। कौन सा है जो रेक्ट करता है? HF। इसे एचिंग ऑफ ग्लास भी कहते हैं। एचिंग ऑफ ग्लास, एक्चुअली ग्लास जो है दैट इज सोडियम सिलिकेट, और HF इनके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से रिएक्ट करने की वजह से HF इसे डिसॉल्व कर देगा। हम इसे एचिंग के लिए यूज करते हैं। एचिंग ऑफ ग्लास का मतलब होता है ग्लास के ऊपर कोई ग्रूविंग करने के लिए, ग्रूविंग ऑन ग्लास। कुछ ग्लास के ऊपर कोई लिखने के लिए नाम, है ना, जो आप देखते हो घरों में जो ग्लास आता है उसके ऊपर डिजाइन बना होता है, डिजाइनिंग के लिए। यहाँ जहाँ पे HF लगाते जाओगे वहां वहां से वो ग्लास को डिसॉल्व करके बाहर निकालता जाएगा और ग्रूविंग होती रहेगी ग्लास के ऊपर। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। 33 आई थिंक अल्कोहलिक सोल्यूशन नहीं दिया हुआ 33 का। सी ऑप्शन दिया आयोडीन, अल्कोहलिक सोल्यूशन होता है आयोडीन का, जिसे हम टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, और ये एंटीसेप्टिक यूज होती है। इथेनॉल का सोल्यूशन। नेक्स्ट 40 तक। 34 भी याद कर लेना, आयोडाइज सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, क्योंकि पीछे भी एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट 45 तक। 45. रिडॉक्स होती है ये HCF6 वाली, नो सर। तो सी आ गया। इट इज नॉट ए रिडॉक्स। Sir, B option. O2F2 कर लो इसे बी में। नेक्स्ट देखो, फिफ्टी तक कोई और, 49 तक। और कोई है? और कोई भी डाउट है बेटा इसमें? मेन देखो NCERT वाले ही पढ़ने हैं हमने, ठीक है। ये कुछ एक एक्स्ट्रा जो लिखे हुए हैं बुक्स में तो वो हमने पढ़ लिए, अदरवाइज अलग अलग बुक्स में पढ़ोगे तो जो आपको लगता है भी NCERT से बाहर है तुम छोड़ सकते हो।
और कोई डाउट है किसी का? एक्सक्यूज मी सर। यस, सर एक पिछला जो रिवीजन टेस्ट हुआ था उसमें एक डाउट था क्वेश्चन में। हाँ बोलो। सर वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, वहां पे एक तो एलाइल ग्रुप के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ है और एक टर्शरी मुझे व्हाट्सएप भेज देना कौन सा है अभी। एक मिनट सर। एक ये चारकोल हमने पढ़ा ना कि नोबल गैसेस को किससे सेपरेट करते हैं? कोकोनट चारकोल। कोकोनट चारकोल है ना। इस मेथड को देवार्स मेथड कहते हैं। अभी देवार्स मेथड कभी पूछ ले क्या है, और इसमें एक कौन सी गैस है एडजॉर्ब नहीं होती? हीलियम इज नॉट एडजॉर्ब्ड। सबसे इजीली कौन एडजॉर्ब होगा? जितना मोलर वेट ज्यादा, हमें पता है वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ज्यादा तो एडजॉर्प्शन भी ज्यादा। तो हीलियम एडजॉर्ब ही नहीं होती सबसे ज्यादा। बता सकते हो जीनोन एडजॉर्ब होएगी। होता ऐसे है कि पहले गैसेस को ठंडा किया जाता है, पहले इसे हम ठंडा करते हैं नियर अबाउट 193 केल्विन पे, 183 केल्विन पे। 183 केल्विन पे ठंडा करने से इसमें ज्यादातर एडजॉर्ब हो जाती हैं सभी गैसेस, दो नहीं होती एक्सेप्ट हीलियम एंड नियोन, ऑल गेट एडजॉर्ब्ड। फिर हम इसे और हीट कर देते हैं जब 193 पे, तो ऑल में कौन कौन सी रहेगी? आर्गन, क्रिप्टोन एंड जीनोन। 193 पे जो एडजॉर्ब्ड है इनमें से आर्गन निकल जाती है क्योंकि आर्गन कम एडजॉर्ब होती है, क्रिप्टोन एंड जीनोन रह जाती है। ऐसे और हीट करेंगे थोड़ा सा तो कौन सी निकल जाएगी? एक क्रिप्टोन निकल जाएगी, कौन सी रह जाएगी पीछे? जीनोन। तो ऐसे तीन अलग हो गई, दो तो पहले ही अलग हो गई, एडजॉर्ब ही नहीं हुई, तीन एडजॉर्ब हो गई 183 पे। तीनों में से जैसे जैसे आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो 193 पे कौन सी गैस बाहर निकल गई? आर्गन, क्योंकि वो एडजॉर्ब नहीं होती, गैस बन जाएगी, बाहर निकल जाएगी। उससे आगे और हीट करोगे तो क्रिप्टन बाहर निकल जाएगी, कौन सी रह जाएगी? जीनोन। ये जो दो गैसेस हैं इन्हें अलग से चारकोल में लेके जाया जाता है, इन्हें 93 केल्विन तक ठंडा करते हैं, और 93 केल्विन पे इनमें से कौन सी गैस एडजॉर्ब हो जाएगी? नियोन एडजॉर्ब हो जाती है, और पीछे जो एडजॉर्ब होती ही नहीं, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती एडजॉर्ब करवाने की, वो कौन सी रहती है? हीलियम। ठीक है, तो ऐसे होता है। थोड़ा बस रीड कर लेना है, ऐसे देवार्स मेथड है। हाँ बेटा, इस बताना इसमें क्या है आरुष? सर क्वेश्चन भेज दिया आपको। क्वेश्चन तो आ गया। सर इसमें जो थर्ड है ना, जो अलाइल ग्रुप के ऊपर ब्रोमीन लगा है, हाँ, ये सर पीछे आएगा टर्शरी ब्रोमीन से, बुकलेट में दिया हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देख लो बेटा, ऑप्शन बनता है ऐसा, क्योंकि फर्स्ट सबसे कम है, सेकंड उससे ज्यादा, ये तो है। दोनों में से जो तुम्हें ऑप्शन में मिल रहा है वो दोनों ही ऑप्शन है ना? यस सर, दोनों है, ए और डी। क्या आंसर सही किया हुआ है? डी सही किया हुआ सर। तुमने कहाँ पढ़ा है कि ये नहीं आएगा? सर आपकी बुकलेट में जो दी थी उसमें क्या दिया हुआ है? सर, टर्शरी आगे दिया हुआ है। अच्छा, सर आपने तब बताया कि थर्मोडायनेमिक फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से आगे आएगा। नहीं वो अलाइल है बेटा, वो अकेला अलाइल है। अगर अलाइल और 3 डिग्री है तो ठीक है तुम्हारा आंसर, लेकिन ये सेकेंडरी अलाइल भी है, इसे हम चेक कर लेंगे दोबारा से। मुझे लगता है ये ज्यादा आना चाहिए रिएक्टिविटी में। अगर तो अकेला ये है फिर तो ये ज्यादा आएगा। अगर तो अकेला मैंने नाम लिखवाया था अलाइल फिर तो 3 डिग्री ज्यादा आएगा।
अगर ये दिया हुआ है तो ये 2 डिग्री भी हो गया ना, तो फिर इसमें रेजोनेंस भी है, 2 डिग्री भी है, तो फिर ये ज्यादा आएगा। तो चेक कर लेना वहां क्या दिया, मुझे लगता है यही आना चाहिए आंसर। वहां सेम क्वेश्चन था। सर थ्योरी में दिया हुआ उन्होंने। हाँ, थ्योरी में फिर अलाइव दिया होगा ना। ठीक है, देख लेना, दोबारा मुझे भेज देना कौन सा है। ओके सर। आगे देखो कोई और। चलो फिर पी ब्लॉक का टेस्ट बताओ, 2 का कब लें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली का। जो कोई सब्जेक्टिव देना चाहता है भी सब्जेक्टिव ऑफलाइन ही आके देना पड़ेगा, ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं अब टेस्ट। जो खासकर लोकल हैं वो तो एटलीस्ट ऑफलाइन आओ। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली अगर सब्जेक्टिव देना है तो आज है ट्यूसडे, थर्सडे को इंस्टीट्यूट में आके कभी भी दे सकते हो। मल्टीपल का बताओ कब रखें, फ्राइडे रख दें या सैटरडे कर दूं? सर सैटरडे रिवीजन टेस्ट होगा। इस बार है रिवीजन हमारा? यस सर। क्यों, पिछली बार हुआ तो है, पिछले सैटरडे नहीं हुआ। सर 29 को भी एलन का है टेस्ट। अच्छा, शेड्यूल में लिखा हुआ है फिर? यस फिर सर। बताओ तुम कब करें, थर्सडे कर दूं? जिन्होंने सब्जेक्टिव देना है सब्जेक्टिव दे लेंगे। सर फ्राइडे कर लेंगे। फ्राइडे कर लेते हैं, ठीक है। और जो आ सकते हैं अभी कोशिश करो फ्राइडे भी, कोई टाइम तुम्हें जो भी सूटेबल है वो रख देंगे। अब इंस्टीट्यूट में आके दो टेस्ट, ऑनलाइन में थोड़ा पता नहीं चल रहा हमें। सर थर्सडे का क्या टाइमिंग है टेस्ट के लिए? इसका बेटा सब्जेक्टिव का हाँ जी कोई सर। भी टाइम आ जाओ, मॉर्निंग 10 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक। ओके सर। चलो ठीक है, एक पॉलीमर का चैप्टर है यार, तुम बताओ अभी बाद में कर लें हम, जब वो भी लगे आप करवा ही दें। वैसे तो सिलेबस में वो कट गया। बताओ अभी क्या, तुम्हें क्या लगता है? सर अभी करवा दो फिर थोड़ा सा। करवा दूं? हाँ जी सर, अभी चल ही रहा है सारा। चलो ये हफ्ता अब इस पे लगा लो, पी ब्लॉक अच्छी तरह तैयार कर लो। मंडे में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पॉलीमर से पहले वो आपको नोट्स में से ही पढ़ाना है, ज्यादा लेंथी नहीं है, 1 हफ्ते में हो जाएगा हमारा नेक्स्ट 3-4 लेक्चर में, ठीक है। तो वो हम मेन एनसीईआरटी वाला पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, चलो एक्स्ट्रा। मंडे स्टार्ट करते हैं पॉलीमर, ठीक है। और एक बेटा अगर ऑर्गेनिक में वो रह गया था हमारा, एल्डिहाइड कीटोन हो गया था ऑर्गेनिक का, एमएस चौहान का, तो वहां से शुरू करना था। वहां से स्टार्ट कर लें वो भी बुक। अब तो रिवीजन ही चल रही है, मॉर्निंग में तो तुम ऐसे वो तो क्वेश्चन ही करने होते हैं, क्लास में क्वेश्चन हो ही रहे हैं। बताओ क्या ये भी मंडे से स्टार्ट कर लें हम, बीच में एक दिन ऑल्टरनेट लेके ये भी डाउट्स ले लें आपके। सर ये चैप्टर के बाद कर लेना प्लीज। कौन से चैप्टर के बाद? पॉलीमर के बाद? इक्विलिब्रियम के बाद? कौन से चैप्टर के बाद बताओ?
जा नहीं करने तो भी कोई बात नहीं है, छोड़ देते हैं ऐसे। तुम देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि छोड़ दें तो छोड़ देते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन तो अच्छे दिए हुए थे। क्योंकि मंडे से ये भी बीच में स्टार्ट कर लो, नहीं तो बीच में ही रह जाएंगे। ठीक है, मंडे के बाद थोड़े थोड़े क्वेश्चन करो, 50-50 करके इनके भी डाउट कर लो कंप्लीट। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से ये भी स्टार्ट कर लेना। इस बार पी ब्लॉक पढ़ लो अच्छी तरह। पॉलीमर पे कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, याद करने वाला ही है, जब मर्जी करते रहना, मैं एक बार पढ़ा दूंगा तुम्हें। ठीक है, और साथ साथ ये डेली का टारगेट ले लेना, मंडे से 20-30 क्वेश्चन भी करोगे तो भी हमारा चैप्टर हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं है उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे से ये भी स्टार्ट करना है हमने। ठीक है, और क्लास में तुम्हारा वो चल ही रहा है, रिवीजन में वो हमें पढ़ा ही हुआ सारा कुछ, सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। आज शीट भेज दी, बैठ के डेली 50 के क्वेश्चन कर दो, जो टॉपिक हो जाता है डेली टॉपिक कर दो। उसमें कौन सा तुम्हें थ्योरी रीड करने की जरूरत पड़ती है? पीएच का टॉपिक करवाया, प्रैक्टिस ही करनी है तुमने। आज जो भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करो, एक बार कॉपी की थ्योरी पहले ही रीड कर दिया करो। अगर तुम भी रिवीजन भी वैसे ही कर रहे हो कि हाँ सारा कुछ दोबारा होगा ना, तो पढ़ा हुआ है हमने, वो डर निकाल लो अब मन से। एक बार थ्योरी रीड करके प्रैक्टिस करने बैठो क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, ये पॉलीमर फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। अभी आप इस पे कंसंट्रेट करो, पी ब्लॉक अच्छी तरह पढ़ लो, और उनके दोनों में टेस्ट ले लूंगा उससे पहले। ठीक है, कोई और बात है माइंड में तो बता सकते हो। सर पी ब्लॉक थर्सडे को है या फ्राइडे को? फ्राइडे को मल्टीपल का बेटा, थर्सडे को सब्जेक्टिव है। अगर कोई सब्जेक्टिव देना चाहता है, जो बेसिक बैच के बच्चे हैं वो तो इवनिंग में दे के ही जाएंगे, इवनिंग बैच के बच्चे। तुम में से जो देना चाहता है सब्जेक्टिव वो दे रहे, लेकिन इंस्टीट्यूट में आके दे, ज्यादा बेटर है। ऑब्जेक्टिव चलो एडजस्ट कर लेंगे, जैसे भी दे दोगे। ठीक है, और आगे इक्विलिब्रियम के बाद +2 स्टार्ट कर लें हम। यस सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह वो फिर से कर लेंगे। मुझे लगता है +1 का ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो तुम खुद रीड कर सकते हो, वो एटॉमिक फिजिक्स में भी आता होगा तुम्हें। बोहर मॉडल है, और ये जो फॉर्मूले करके खुद तैयार कर लो एक बार। ठीक है, वो हम लास्ट पे रख लेते हैं ये वाले चैप्टर्स, क्योंकि इन पे टाइम कम लगेगा, तो लास्ट पे कर लेंगे। अभी मेन चैप्टर पे मेरा फोकस है कि जिन पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, गैसियस स्टेट, थर्मोडायनेमिक्स, ये करा दिया, सोल्यूशन करवा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा दूंगा बाद में ना। +2 के ऑलमोस्ट सारे ही कर लेंगे हम। और जनवरी में मेरा होता है कि रिवीजन फिर ऑर्गेनिक की स्टार्ट कर लेंगे हम, फिजिकल करने के बाद। ठीक है, और कुछ सजेशन है भी किसी का? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं मॉर्निंग में। 9 से 10 ऑफलाइन चाहते हो तो वो भी बता देना मुझे। अगर कोई चाहता है 9 से 10 ऑफलाइन करने के लिए, पहले स्टार्ट की थी लेकिन 2 बच्चे आए थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई 9 से 10 ऑफलाइन चाहता है एज वेल एज ऑनलाइन चलती रहेगी, वो मुझे बता दो। नेक्स्ट मंडे तक हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सर कल से शाम को क्लास लगेगी? शाम को बेटा पॉलीमर करवाना है, कल से तो कोई क्लास नहीं है हमारी शाम को। ओके सर। ठीक है।